जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। साथियों, आज जो आप सीखोगे अपनी प्रश्नावली 4.3 का हल। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी तक आप क्या सीख रहे थे दोस्तों? जो आपका चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था द्विघात समीकरण। अब मैंने आपको क्या क्या बताया था? पहले तो मैंने आपको ये सिखाया था कि हम द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं, द्विघात समीकरण होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है उसे हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका व्यापक रूप होता है। साथियों, जब आपने ये सीख लेते हो कि कथन के द्वारा हम द्विघात समीकरण को बनाते कैसे हैं, तो आपने इसी प्रकार से जब सीखा तो आपको प्रश्नावली 4.1 जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी, आपने अच्छे से कर लिया। उसके बाद जैसे आप अपनी प्रश्नावली 4.2 पे गए तो वहां पर आपको एक और विधि दिखी। वहां पर कह रहा था कि निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व कीजिए, और इसी के लिए मैंने आपको ये बताया था साथियों कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। इन सब बातों को सीखने के बाद फिर मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में ये बता दिया था कि साथियों, इन सब विधि को साइड में रख के हम ये जानते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं उसे हिंदी में विभक्ति कर कहते हैं। अगर दोस्तों डी का मान 0 के बराबर होता है तो आपने देखा था आपके मूल सभी वास्तविक हैं और बराबर यानी समान है। और दोस्तों, जब भी आपने देखा कि डी का मान जो है आपका 0 से बड़ा आ रहा है तो आपके जो मूल थे वो कैसे थे? वास्तविक तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। उसके बाद अगर आपने देखा कि जो डी है वो 0 से भी छोटा आ रहा है। अब 0 से छोटा कब हो सकता है? जब सारी माइनस की संख्या हो, तब आपने देखा आपके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। इन सब चीजों को सीखने के बाद जो आज हमारा बात आती है वो ये आती है कि अब हम अपनी प्रश्नावली 4.3 को कैसे सॉल्व करेंगे। साथियों देखिए, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है तो उसमें आपको ये 4.3 मिलेगी। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो इसमें आपको 4.4 मिलेगी। तो आप या 4.3 समझ लो या 4.4 समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके लिए। अब देखिए, आपका पहला क्वेश्चन की जो हेडिंग है वो देखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसकी जो हेडिंग है क्या कह रहा है वो देखिए। आपको सारे क्वेश्चन बोर्ड पर ही दिखेंगे, इसलिए चिंता करने की बात नहीं। और दोस्तों, जब मैं सवाल लगाऊं तो आपको साथ साथ सॉल्व करने हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आपको वीडियो मेरी क्या किसी की भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं तो दोस्तों आप भूल जाओगे। रिवीजन मतलब साथ साथ आप सॉल्व करो। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इज निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, मूलों की प्रकृति ज्ञात तो कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मूल हो तो उनका अस्तित्व, अगर मूलों का अस्तित्व है, अगर उनके मूल निकाले जा सकते हैं तो मूलों को भी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या कह है देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। राइट, अगर मूल निकल सकते हैं तो उन मूलों को भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब दोस्तों जो मूलों का जो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था डी बराबर, हम कैसे जानेंगे? डी से पता करते हैं कि मूल की प्रकृति कैसे होती है, मैंने कल आपको बताया था। तो दोस्तों डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला होता है। डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकार, डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकार। ओके, अब साथियों यहाँ पर हमें डी कहाँ है, बी कहाँ है और सी कहाँ है, ये सब तो दिया ही नहीं गया है। तो ये सब ज्ञात करने के लिए मैंने आपको किस लिए व्यापक रूप पढ़ाया? मैंने इसीलिए तो पता है कि आपको ए बी का मान पता चल जाए। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है साथियों? आपको पता होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही तो होता है समीकरण का व्यापक रूप। तो आप यहां से क्या लिखोगे? से तुलना, से तुलना। अब देखिए, अब आपने तुलना कर दी तो आपको यहाँ पर a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 और c का मान 5 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखोगे दोस्तों? a बराबर कितना आ जाएगा? 2, b बराबर कितना आ जाएगा? साथ में चिन्ह को भी लेके चलना, तो b बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 3। अब दोस्तों c बराबर क्या आ जाएगा? c बराबर आपका आ जाएगा 5 बोले तो 5। ठीक, अब आप ये देख ले हो कि आखिर हमने a और b और c के मान प्राप्त कर दिए। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर क्या होगा? b² माइनस 4ac। अब आपका d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। ये आपका फॉर्मूला हो गया।
अब आपको पता है b की वैल्यू कितनी है -3, तो ये क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस हो गया, ठीक है भाई। अब 4 लिख लो। a की वैल्यू कितनी है आप लोग बताओ, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 5, ये लिख दिया। अब दोस्तों किसी भी संख्या पर अगर घात सम है, तो अगर जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या माइनस की है, जैसे माइनस का 6 है, और अगर हम इसके ऊपर 18 भी घात लिख दें, क्या 18, अगर आप 18 देखोगे तो 18 एक सम है, समघात हो और संख्या माइनस के ऊपर होल स्क्वायर, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर समघात हो, अगर वह संख्या माइनस में भी है तो वो प्लस में आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार दोस्तों अब -3 इंटू -3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 9, ठीक है। माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 सबको 40, या 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। ये d बराबर लिख लेते हैं, d बराबर लिख लेते हैं। अब आपका d बराबर आ जाएगा -31। अब देखिए यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होगी। अब समीकरण कह रहा था अगर इनका मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें मूल ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए अगर d का मान, दोस्तों अगर d का मान 0 से छोटा है, अगर d का मान 0 से छोटा है तो दोस्तों g का मान यहाँ पर 0 से छोटा है, क्योंकि दोस्तों 0 के बाद अगर संख्या रेखा देखोगे आप तो इधर वाली संख्या माइनस की होती है, तो ये d का मान है वो -31 है, यानी 0 से छोटा है। और मैंने आपको बताया था जब आपकी d का मान 0 से छोटा हो जाए तो हमारे समीकरण के जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति होती है वो कैसे होती है, काल्पनिक। अब आप क्या लिखोगे, चूंकि d का मान किससे छोटा है, 0 से, चूंकि d का मान 0 से छोटा है इसलिए या यहां से भी लिख सकते हो, इसलिए समीकरण के मूलों की प्रकृति, मूल काल्पनिक होगी, ये लिख दो, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। बस अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, काल्पनिक होंगे। जब आप ये चीज सीख लेते हो कि d का मान 0 से छोटा है, इसीलिए इस समीकरण के मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 4√3x प्लस का 4 = 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। देखिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं साफ करता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, अब ऐसे भी आप लोग तो साथ साथ चल रहे हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपके फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन ये है कि 3x² - सेकंड क्वेश्चन 3x² - 4√3x 4√3x प्लस का 4 = 0, ये है। अब दोस्तों इसको, ये साथियों थोड़ा बड़ा पड़ेगा क्योंकि इसमें रूट आ गया, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको इधर से लिख रहा हूं, थोड़ा इस साइड से। तो आपका क्वेश्चन था 3x² - 4√3x, ये दोस्तों जो 4 है वो रूट से बाहर है, 4√3x प्लस का 4 = 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अगर इसके मूल जो अगर अस्तित्व में है, अगर इस समीकरण के मूल अस्तित्व में है तो हमें मूल भी ज्ञात करने होंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को इसकी व्यापक रूप से तुलना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, इसको तुलना कर ax² प्लस क्या हो जाएगा साथियों, bx प्लस c = 0। अब दोस्तों यहां पर a का मान कितना आ जाएगा 3, b का मान कितना आ जाएगा -4√3, b का मान -4√3 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस के 4 यानी 4। ठीक, अब देखिए अब दोस्तों आपको d प्राप्त करना है, तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, ये आपका d बराबर होता है। तो आप d बराबर करोगे b² - 4ac। अब देखिए b² b की वैल्यू कितनी है -4√3,
तो -4√3 का वर्ग माइनस, अब देखिए 4 लिख लिया इंटू, ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है 4। अब देखिए, अब साथियों ये रूट अब -4 इंटू 4 हो जाएगा क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है, और √3 इंटू √3 करोगे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, ओनली 3। तो आपका क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 4 इंटू 4 इंटू 3। तो इस तरीके से 4 को 16 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस का 48 माइनस, अब देखो 4 12 12 4 को 48, ये कितना हो जाएगा 48। अब जब आपका 48 में से 48 जाएगा, क्या 48 में से 48 जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। अब दोस्तों आपकी जो डी का मान आया है वो कितना आ गया, 0। अब बताइए, जब आपके समीकरण का मान 0 आ जाता है, यानी डी का मान 0 आ जाता है, तो समीकरण के क्या मूल होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं। तो आपको पता है, जब आपके डी का मान 0 आ जाता है तो आपके समीकरण के जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं। अब जब मूल आपके वास्तविक हो जाते हैं तब आपको ये भी पता है कि मूल हमारे अगर बराबर 0 के मान आ रहा है तो मूल हमारे दोनों मूल कितने होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं। अब देखिए साथियों, इसको देखो दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, एक गुणनखंड विधि से, एक इसके द्विघाती सूत्र से। तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। ओके, अब देखिए, अब इसके मूल है, क्योंकि मैं पता है मूल लिख लेंगे तो हमको निकालना पड़ेगा। तो आपका समीकरण क्या था वो लिख लीजिए, 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्या प्रथम पद का गुणा अंतिम पद में, तो 4 3 12 हो जाएगी। संख्या क्या मिलेगी आपको, 12। 3 का गुणा 4 में करोगे तब। अब साथियों आपको क्या करना है, कोई ऐसी दो संख्या है जिनका अगर आप गुणा करो तो 12 प्राप्त हो जाए, और वो संख्या कोई सी भी हो सकती है, आप कोई सी भी मान सकते हो। अब जब भी रूट आ जाता है तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये रूट क्या करेगा, हमें सवाल सॉल्व नहीं करने देगा। पर आपको डरना नहीं है, एक लंबी सांस अंदर फिर बाहर, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, देखिए, अब हमें क्या करना है, 12। अब दोस्तों आपको पता है गुणनखंड विधि करते हैं तो हमको दो संख्याएं देखनी होती हैं। अगर हम जिनका गुणा करेंगे तो हमें 12 प्राप्त हो जाए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाए तो जोड़े तो 4√3x प्राप्त हो जाए। अब देखिए, अब साथियों जो कुछ भी करना होगा वो आपको यहाँ पर करना होगा। पहले आप ये बताइए साथियों, ये 4√3 है, 4√3x है, तो दोस्तों 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। अब देखना मैं क्या जादू करूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल बन जाएगा। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस 4 को देखिए, आप खुद कहोगे 4√। अब बताइए, क्या साथियों हम इस चीज को 4√3x को यहाँ पर x मान लीजिए, इंटू में x है। अब आप बताइए, क्या साथियों हम इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी ये दो संख्या है, अब इनको आप जोड़ दो तो 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4, और √3 रहेगा। ठीक है, यानी जोड़ने पर हमें √4 + √3x मिल रहा है। ठीक, अब इनका गुणा करो। अब आपको संख्या क्या क्या मिली दोस्तों, √2√3 और 2√3, ये आपको संख्या मिली। अब इनका गुणा करना, तो आपको पता है साथियों, जब आप √3 का गुणा √3 में करोगे तो आपको 3 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का गुणा 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। हमें भाई यही तो चाहिए, गुणा करने पर 12 प्लस करने पर 4√3। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए, अब आपको क्या करना है, 3x² है वैसा ही चिपका दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस। अब देखिए, आपको जो संख्या मिली है 2√3 प्लस, यहां पर कोष्टक लगा देना, 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2√3। अब इस वाले x को यहां पर चिपका दिया, प्लस 4 जैसा था वैसा चिपका दिया, अब बराबर कर दिया 0 के। ओके, अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इस कोष्टक को सॉल्व करने ना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3x² माइनस के कितना हो जाएगा 2, अब ये x होना इसमें हो जाएगा 2√3x। अब चिन्ह बाहर माइनस का, अंदर वाला अगर प्लस का है तो चेंज हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये भी क्या हो जाएगा साथियों, ये भी हो जाएगा 2√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपको क्या करना है,
शुरुआत के दो दो पदों की दोस्ती कर दो, यानी अब इन्हीं दोनों पदों से आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको एक चीज और करनी होगी। वो क्या करनी होगी साथियों, देखिए, अब आप फिर से चक्कर में इस चीज में पढ़ोगे कि √3x² और 2√3 में हम कॉमन क्या लें, पढ़ोगे ना। और इसी चक्कर को, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या। अब आप बताइए ये 3 आपको किस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो आपको पता ही, अगर 3 को आप √3 इंटू √3 लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम है भाई। 3 अगर √3 इंटू √3 करोगे तो भी मान वही आ जाएगा। अब यहां पर x इंटू एक्स कर दो या x² कर दो, तो आपको क्या पता चला साथियों कि आप एक चीज कर सकते हो। कौन सी चीज कर सकते हो, इस √3x को आप क्या लिख सकते हो, मतलब 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हो, और इंटू x² माइनस के 2 यहां पर कितना था दोस्तों, 2√3। ठीक है, अब माइनस का ये था 2√3x, वैसा ही लिख लिया, प्लस के 4। यहां पर चिंता की कोई बात नहीं, हमने इस 3 को तोड़ लिया है। अब देखिए, अब दोस्तों आप बताइए, अब आपको इस चीज में क्या कॉमन दिख रहा है। अब आपको इस चीज में क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको जी हाँ, √3 कॉमन दिख रहा है। देखो √3 यहां पर भी है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं, और यहां पर कितना था, √3x था। अब देखिए, अब √3x यहां पर भी मिलेगा, √3x यहां पर भी मिलेगा, तो कॉमन क्या आ गया साथियों, आपका √3x क्या आ गया कॉमन, √3x क्या आ गया कॉमन। अब देखिए, अब √3x का इसमें भाग दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक √3x ही बचेगा ना। देखिए यहाँ पर x² था, वहां पर चला गया। अब यहाँ पर √3x गैप कर दो क्योंकि कॉमन ले लिया, तो ये -2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, -2। ठीक है भाई, अब देखिए, माइनस का चिन्ह जैसा था वैसे ही लगा दिया। यहाँ पर 2 2 दूनी चोरी, यानी 4 में 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 2। अब ये क्या हो जाएगा, √3x, अब प्लस का 2। अब बताइए मैंने सही किया है, मैंने बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि दोस्तों बाहर चिन्ह किसका है, माइनस का, तो अंदर वाला चिन्ह भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आप कैसे पता करोगे कि अभी तक हमने गुणनखंड किए हैं वो सही हैं। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ये जांच करनी है कि अभी तक जो मैंने गुणनखंड किए हैं वो सही हैं या गलत, तो आपको साथियों क्या करना होगा, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जो आपके दोनों कोष्टक की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो आप एक बार कोष्टक को लिखते हो, एक बार बाहर वाले पदों को, तो √3x माइनस के 2 एक बार हो गया, और एक बार क्या हो जाएगा, √3x माइनस 2, √3x माइनस के 2 इक्वल टू, ये सबके बराबर में 0। अब देखिए साथियों, अभी आपने क्या देखा था, आपका d का मान 0 आता है, तब आपके समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। और जब वास्तविक मूल होते हैं, अगर 0 है, तो आपके दोनों मूल कैसे निकलते हैं, बराबर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं, बराबर। अब देखना ये है, हमारे यहाँ पर मूल बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो आप क्या करो, एक बार √3x माइनस 2 को बराबर 0 को कर दो, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, √3x बराबर माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 2/√3, क्योंकि ये x गुणा में, ये गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो आपका x का मान आया 2/√3। ठीक इसी प्रकार आप इसको भी कर दो बराबर 0 के, तो √3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है दोस्तों, √3x यहां पर ही लिखा रहने दो, माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का 2, तो x बराबर यहां पर भी आ जाएगा 2/√3। अब आप स्वयं देखिए, आपके जो दोनों मूल आए हैं 2/√3, 2/√3, क्या ये आपस में बराबर है, जी हाँ, ये आपस में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मूल है वो दोनों बराबर आए हैं। मूल बराबर क्यों आए हैं, क्योंकि दोस्तों आपने पहले ही देखा था, जो d यानी विभक्ति कर आपका 0 के बराबर आ गया है, और जब आपका d 0 के बराबर आ जाता है तो आपके मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। समझ गए अच्छे से, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको नोट करना हो नोट कर लीजिए। नोट तो हो ही गया होगा, साथ साथ में सॉल्व करने का प्रयास किया करो। अब देखिए,
अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, बिल्कुल सरल है, आप स्वयं करोगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा आप स्वयं करोगे। अब मैं आपको डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन में ले जा रहा हूं। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके जो दो बराबर मूल हो। मतलब देखिए दोस्तों, ये द्विघात समीकरण है, तो वो ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए और इसके जो समीकरण है जिनका मूल कैसा है दोस्तों, बराबर हो। अब मूल बराबर कब होंगे, जब d बराबर 0 हो। तो पहले आप क्या लिखो, क्वेश्चन को देखो आपने। आपका क्वेश्चन है 2k², क्या है 2k², 2k² नहीं है सही, 2x² है। हाँ 2x²। अब ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है दूसरे का पहला है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। 2x² क्या है, 2x² प्लस kx प्लस kx प्लस kx प्लस kx है और प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन की जो हेडिंग थी वो ये थी कि निम्न द्विघात समीकरण को मैं k का मान ज्ञात कीजिए यदि इनके दोनों मूल बराबर हों। अब आप बताइए मूल बराबर कब होते हैं, जब आपके d का मान 0 के बराबर हो जाए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा, पहले दोस्तों इस समीकरण को तुलना करना होगा इसके व्यापक रूप से। तो क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो c का मान ये हो जाएगा, b का मान ये हो जाएगा, a का मान ये। तो a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर आ जाएगा k और c बराबर आ जाएगा 3 की। ठीक, अब देखिए, अब जब आप देख लोगे c बराबर 3, अब देखिए d बराबर क्या होता है, अब आप बताइए, b² माइनस 4ac। अब आपको यहां पर बताया गया है कि जो d का जो हमारे मूल होंगे वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, बराबर। अब मूल बराबर कब होते हैं, जब आपकी d का मान कितना आता है, बताइए d का मान कितना आता है, 0। d का मान कितना आता है, 0। तो यहां से आप क्या लिख लोगे, d बराबर कितना है, 0, तो बराबर 0 कर दिया। अब b² की वैल्यू कितनी है, k, तो ये क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर, b बराबर क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर माइनस 4, 4 लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है, देखो 2 इंटू 2, और c की वैल्यू कितनी है, 3। ओके, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, k², कितना हो जाएगा, k² माइनस के। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 24। अब k² बराबर कितना आ गया, माइनस का 24। अब आप देखिए ये माइनस का 24 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 24 बराबर क्या आ गया, k²। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, k² बराबर कितना आ गया दोस्तों, 24। k² बराबर कितना आ गया, 24। अब दोस्तों जैसे ही आप रूट लगाओगे, क्या रूट, तो आपको प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगाने होते हैं। क्या, अब यहाँ पर k बराबर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, √24। अब ये प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगा दो आप। दोस्तों हम इसलिए लगा देते हैं दोनों, क्योंकि हमें दो मूल प्राप्त हो जाए। अब जैसे आप ये बताइए, अगर मैं यहाँ पर -3 का स्क्वायर कर दूं और 3 का स्क्वायर कर दूं तो बात एक ही है, लेकिन अब हमें दो अलग अलग मूल प्राप्त कर दे। लेकिन इनको सॉल्व करोगे तो भी 9 आएगा और इसको सॉल्व करोगे तो भी 9 आएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगा देते हैं। अब आपको देखिए k का मान प्राप्त करना होगा, तो आप कैसे कर सकते हैं, अब √24 को कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 6, ये कितना हो जाएगा, 3, और 3 एकम 3। अब जिसका पेयर बनता है उसको बाहर कर लेते हैं रूट के, तो ये 2 बाहर आ गया। अब जिसका पेयर नहीं बनता है उसका गुणा कर देते हैं रूट के अंदर, तो कितना आ गया, 2√6। कितना आ जाएगा 2√6। तो आपका प्लस माइनस का कितना आ जाएगा साथियों, 2√, रुकिए 2√6, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें दोस्तों आपको मतलब कि चिंता की कोई बात नहीं थी, आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा, आई होप। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है kx और कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 का वर्ग। जल्दी कीजिए दोस्तों को सलाम, जल्दी कीजिए। चलो मैं इसको साफ करता हूं, आई होप आपने किया होगा। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं, ठीक है, तो ठीक है लगा दो। अब देखिए सेकंड क्या है, kx, ये रहा k, ये रहा x, कोष्टक स्टार्ट, और है क्या है x माइनस 2,
एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो एक्स माइनस दो प्लस सिक्स इक्वल टू 0। अब पहले तो इसे सॉल्व कर लो, तो ये इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, अब क्या हो जाएगा सर साथियों यहाँ पर के एक्स भी है, हाँ ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2kx क्या हो जाएगा 2kx प्लस का 6, यही होगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, हाँ देखिए। अब आपको क्या करना होगा, इस समीकरण को व्यापक रूप से तुलना कर दो। अब आप व्यापक रूप से तुलना करोगे, अब आपको यह पता है कि इन दोनों इसके जो मूल होंगे वो 0 के बराबर होंगे, यानी अगर दोनों मूल बराबर होते हैं, क्योंकि इसकी हेडिंग में लिखा था तो हमने बराबर अभी आपको बता दिया। अब देखिए जब इसको आप तुलना करोगे तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू हो जाएगी k, b की वैल्यू हो जाएगी 2k, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k और c की वैल्यू आ जाएगी 6, c बराबर 6। अब दोस्तों d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता है आपके जो समीकरण के मूल है वो कैसे हैं, बराबर। बराबर कब होंगे, जब आपका d का मान कितना हो 0 के बराबर, तो आपने 0 के बराबर कर दिया। अब b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 2k, तो 2k का वर्ग माइनस 4। अब दोस्तों 4, एक की वैल्यू कितनी है k, एक की वैल्यू कितनी है k इंटू c की वैल्यू है 6, c की वैल्यू कितनी है 6, ओके। अब क्या हो जाएगा देखिए 0 बराबर, ये क्या हो 2 दूनी 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस, अब 6 चौको 24k, ये आ गया 4k स्क्वायर माइनस 6 चौको 24k। अब आपको कितना b स्क्वायर बराबर 4ac 6 चौको 24k और b स्क्वायर बराबर आ गया 4k। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए अब दोस्तों क्या होगा, देखिए ये किसके हो जाएगा बराबर 0। अब दोस्तों आप क्या करोगे, इस 24k को उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का k, किसका हो जाएगा प्लस का 4k स्क्वायर बराबर माइनस का 24k उधर हो जाएगा 24 का k प्लस। अब दोस्तों जब आप करोगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, अब दोस्तों k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24/6k, k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24/6k, तो ये कितना आ गया 6k। तो अब एक 6 से के एक 6 से खत्म हो जाएगा और इस प्रकार दोस्तों आपके मूल कितने आ जाएंगे। अब देखिए आप क्या करोगे k स्क्वायर, यानी k स्क्वायर बराबर कितना आ गया 6k, k स्क्वायर बराबर 6k आ गया। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप क्या करोगे दोस्तों k इंटू के बराबर 6 इंटू के, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं एक k से एक k से खत्म। तो दोस्तों आपका k का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, k का मान कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन कैसा होता है, समाप्त फिनिश खलास हो जाता है। अब देखिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, और ये इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों आ चुका है एग्जाम में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी से नोट आप दोस्तों साथ साथ में क्या करो। देखिए अब क्या होगा वो देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब संभव है या नहीं वो आपको बताना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूं, अब फिर पढ़ता हूं। देखिए क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई हो वो चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्या करना ये बताना होगा। अब लंबाई चौड़ाई है तो दोस्तों आपका आयत होगा, क्या होगा आयत, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई दी गई है। तो जो आपका बगिया होगी वो कैसी होगी, आयताकार होगी। ये आपका एक आयत हो गया, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो देखिए। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या संभव है। अब देखिए क्या कह रहा है, उसकी जो लंबाई है यानी बगिया की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुनी है, तो हमने चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। अगर चौड़ाई को x मान लोगे तो लंबाई हो जाएगी 2x, क्योंकि 2 गुनी हो। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर हल, जब आप हल करोगे तो माना आयत या आयताकार बगिया भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आयत लिख देता हूं। आयत की लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर
चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी x, ठीक है। तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, तब आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों 2x, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, चौड़ाई x लंबाई 2x। अब क्या कह रहा है कि ऐसी विज्ञा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है साथियों, देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करोगे दोस्तों, अब पता है आपको आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, तो आपको पता होगा लंबाई का गुणा चौड़ाई में, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया है कितना 800 बराबर लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है आपकी 2x गुणा चौड़ाई x, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 800 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब दोस्तों 800 बराबर x स्क्वायर कर दो, तो ये दो गुणा में इधर आके किसका हो जाएगा, भाग का 400 हो गया, यानी दोस्तों 400 x स्क्वायर बराबर कितना है यहाँ पर 400। अब आप क्या करोगे दोस्तों, x करोगे तो इधर रूट आ जाएगा, रूट 400, तो दोस्तों इस प्रकार आपका x का मान कितना आ जाएगा 20, x का मान कितना आ जाएगा 20, x बराबर कितना हो गया 20। अब 20 आपकी क्या थी चौड़ाई, तो दोस्तों चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी 20। अब लंबाई इसकी दोगुनी है, तो आप क्या कर दोगे 2 इंटू 20 इंटू 2, अब लंबाई बराबर क्या कर दोगे दोस्तों 2 इंटू 20, ये कितनी हो जाएगी 40। यानी हाँ ऐसी विज्ञा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। देखिए लंबाई जो है इसकी वो चौड़ाई से दोगुनी, हाँ 40 है क्योंकि चौड़ाई 20 है। अब दोस्तों अगर लंबाई चौड़ाई 4 दूनी 8, डबल 0 आ जाएगा, क्षेत्रफल भी 800 हो जाएगा, तो ऐसी विज्ञा बनाना संभव है। हैज प्रूफ देखिए आपने सिद्ध भी कर दिया। ओके, जब आपने सिद्ध कर दिया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि उनकी आयु वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दो मित्र। अब यहाँ पर दो मित्र है, देखिए अब आपको ये बताना होगा इसमें भी कि संभव है या नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखना। देखिए क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं साथियों। क्वेश्चन ये है कि क्या ये निम्न स्थिति संभव है, क्या ये निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो जैसे मान लीजिए कोई दो मित्र है। अब आपको ये बताना होगा, देखिए क्वेश्चन को इसको हटाइए, क्वेश्चन ये है मात्र ये समझ लीजिए कि दो मित्र